हेलो दोस्तों, इंडियन जीएस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 24 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हों वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्हें इसकी PDF की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए जानते हैं करंट अफेयर्स को। ऑपरेशन कावेरी। तो ये ऑपरेशन कावेरी क्यों लॉन्च किया गया और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसे जानते हैं। तो ये सूडान में फंसे हमारे भारतीयों को वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया है, और ये भारतीय सेना के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसमें टोटल लगभग जो 500 भारतीय फंसे हैं सूडान में, क्योंकि वहाँ पर जो सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जो लड़ाई चल रही है इसके कारण वहाँ पर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो वही अपने भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये चलाया गया ऑपरेशन है, जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। तो फिर इसको याद रखें कि ऑपरेशन कावेरी जो है ये किससे रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाना। तो ये बस याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, सूडान के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल कहाँ पर है? इसकी कैपिटल है खार्तूम में, इसकी कैपिटल है। और इसकी जो करेंसी है, जो जिसको मुद्रा कहते हैं, ये है सूडानीज पाउंड। और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन जो है ये 4.57 करोड़ ये 2021 की अनुसार ये है, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये बताया गया है कि सूडान की पॉपुलेशन जो टोटल है ये 4.57 करोड़ पॉपुलेशन है। और यहाँ की ऑफिशियल जो लैंग्वेज जो बोली जाती है ये बोली जाती है अरेबिक, इंग्लिश और नोबिन लैंग्वेज। ये सभी लैंग्वेज यहाँ पर सूडान में बोली जाती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि सूडान से रिलेटेड है, क्योंकि ये देश न्यूज़ में है। तो ये कैपिटल और इसकी करेंसी खास करके याद रखें। अब इसको मैप में देख लेते हैं कि सूडान कहाँ पर है। तो ये जो दिख रहा है ये सूडान कंट्री है, और इसके जो बॉर्डर देश हैं ये हैं इजिप्ट, लीबिया, चाड, और ये अफ्रीकन रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यहाँ पर है, और युगांडा, केन्या और अदिस अबाबा इथोपिया जो है, और इरिट्रिया, ये सभी इसके बॉर्डर कंट्रीज़ हैं। तो ये सभी भी याद रखें। और जो नाइल रिवर है ये सूडान से होकर बहती है, और इसके जो जो बॉर्डर जो टच करता है ये रेड सी से ये टच करता है इसका कोस्टल इलाका। तो ये सभी याद रखें, ये सूडान देश से रिलेटेड है। और ये ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बन सकता है कि सूडान का जो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, और ये कौन से सी से टच करता हुआ देश है। तो ये रेड सी से टच करता हुआ एक देश है, तो इसे याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, विश्व टीकाकरण सप्ताह ये मनाया गया। तो ये मनाया गया 24 से लेकर 30 अप्रैल तक ये विश्व टीकाकरण सप्ताह ये मनाया जाता है, और ये प्रत्येक साल ये टीकाकरण सप्ताह जो है ये अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ये मनाया जाता है। और जो इस वर्ष की जो थीम रखी गई है ये है द बिग कैच अप। ये विश्व टीकाकरण सप्ताह की ये थीम रखी गई है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखें कि ये कब मनाया जाता है और किस किस डेट तक मनाया जाता है। तो ये 24 से लेकर 30 अप्रैल तक ये विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, ताकि वो टीकाकरण के प्रति जागरूक हो और सभी लगवाएं। अब नेक्स्ट जानते हैं, पहला डिजिटल साइंस पार्क ये कहाँ पर स्थापित किया गया और किनके द्वारा ये पार्क जो है इसकी आधारशिला रखी गई है। तो ये प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा ये आधारशिला रखी गई है, और ये तिरुवनंतपुरम में ये बना है, जो कि पहला डिजिटल साइंस पार्क है हमारे देश का। तो ये याद रखें। नेक्स्ट है बार्सिलोना खिताब। तो ये किनके द्वारा जीता गया है? ये हैं कार्लोस अलकराज जी के द्वारा ये जीता गया है, जिसका नाम है बार्सिलोना खिताब। ये हैं कार्लोस अलकराज जो कि ट्रॉफी लेके खड़े हैं। और ये टेनिस स्टार कार्लोस अलकराज जो हैं ये फाइनल में हम वतन स्टेफानोस सितसिपास को ये हराकर ये किताब इनके द्वारा जीता गया है। तो ये दोनों भी याद रखें कि कौन जीता है और किनको हरा कर ये जीते हैं। तो किनको हरा के जीते हैं? ये हम वतन स्टेफानोस सितसिपास के द्वारा ये मतलब हारा गया है। तो इसे याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, विश्व तीरंदाजी कप, दैट मीन्स तीरंदाजी विश्व कप जो 2023 का ये आयोजन किया गया है, ये किया गया है अंताल्या तुर्की में ये किया गया है तीरंदाजी विश्व कप 2023 का आयोजन। और इसमें जो हमारे देश के धीरज बोमा देवरा जी हैं इनके द्वारा ये कांस्य पदक जीता गया है। जो ये दिख रहे होंगे धीरज
बोमार देवरा जिनका नाम है, और इनके द्वारा ये कांस्य पदक जीता गया है। और इसका आयोजन स्थल जो है अंताल्या तुर्की में किया गया था, इसका आयोजन स्थल। और इन्होंने जो है कजाकिस्तान के इल्फत अब्दुल्लिन को ये हराकर ये खिताब जीते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं तीरंदाजी विश्व कप में ही ज्योति सुरेखा वेनम के द्वारा ये 2 स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया है इसी कप में, तीरंदाजी विश्व कप में। और ये दोनों मतलब मिल के ये जीती है, एक खुद से ही जीती है और एक है जो कि इनके द्वारा ओजस प्रवीण देवताले जी के द्वारा, मतलब इन दोनों के द्वारा मिल के ये कप जीता गया है। और जो ज्योति सुरेखा वेनम जी हैं ये कोलंबिया की सारा लोपेज को हराकर ये एक स्वर्ण पदक जो कि जीती हैं। तो ये दोनों का नाम याद रखें, इन तीनों का नाम याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं गुयाना के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में क्यों है। जो हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर, इनके द्वारा 5वें भारत गुयाना संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की गई थी, जो कि बैठक हो रहा था। तो ये जो इसकी राजधानी जो है ये जॉर्ज टाउन में इसकी राजधानी सिचुएटेड है गुयाना की। और इसकी जो मुद्रा है ये गुयाना डॉलर इसकी मुद्रा है। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मार्क फिलिप्स, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इरफान अली, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो ये सभी चीज़ें याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं खोकजॉम दिवस। तो ये कहाँ पर मनाया गया, ये मनाया गया मणिपुर में मनाया गया खोकजॉम दिवस। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं जिनका नाम है एन बीरेन सिंह, इनके द्वारा ये खेबाचिंग खोमजोंग युद्ध स्मारक परिसर में 132वें खोकजॉम दिवस जो कि 2023 में ये मनाया गया है। और ये किस चीज़ को याद दिलाता है, तो ये याद दिलाता है 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध जो हुआ था, इसके दौरान मणिपुर की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले मेजर जिनका नाम है पावना ब्रजबासी और इसके और समर्थक जो साथी थे उनकी बलिदानी चली गई थी। तो उन्हीं की याद में ये खोकजॉम दिवस जो कि मनाया जाता है, प्रत्येक साल मनाया जाता है। और ये 23 अप्रैल को ये मनाया जाता है ये खोकजॉम दिवस, तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ये प्रत्येक साल ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है हमारे देश में, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। इसमें जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, भारत में शासन का तीसरा ये सबसे बड़ा मतलब ये स्तर माना जाता है। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वगैरह जितने भी हैं, जैसे कि मुखिया वगैरह, सरपंच वगैरह, ये सभी हैं। तो ये तीसरा स्तर है जो कि शासन का ये हमारे देश का है। और यह दिन 24 अप्रैल 1993 को भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का ये प्रतीक है। और जो फर्स्ट टाइम जो मनाया गया था, फर्स्ट नेशनल पंचायती राज डे, वो 2010 से ये मनाया गया। मतलब 2010 में पहली बार ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया था। उसके बाद प्रत्येक साल मनाते आ रहा है। और ए न्यू पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 9 एडेड बाय पासिंग द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, मतलब इसमें एक नया पार्ट हमारे संविधान में ऐड किया गया जो कि पार्ट 9 है। और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में ये ऐड किया गया है। और इसी में पंचायती राज को ये डाला गया है, इंसर्ट किया गया। और इसमें जो आर्टिकल्स हैं ये हैं आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक, ये पंचायती राज के से रिलेटेड ये सभी आर्टिकल हैं, जिसमें ये द पंचायत को मेंशन किया गया है कि उसमें क्या क्या कार्य होना चाहिए, इसमें पंचायत का डिफिनेशन क्या होना चाहिए, ये सभी को मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243 ओ तक। और एक नया शेड्यूल भी ऐड किया गया है जो कि 11th शेड्यूल है। और इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं विथ इन द फंक्शन ऑफ पंचायत वाज आल्सो एडेड। मतलब इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 29 सब्जेक्ट हैं जो कि पंचायत से रिलेटेड हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं चीन के बारे में जानते हैं। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि चीन के जो रक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है ली सांगफू, इनके द्वारा ये भारत विजिट करने की, मतलब ये भारत दौरा करने के लिए आ रहे हैं। और ये क्यों आ रहे हैं, तो ये संघाई सहयोग संगठन है, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए चीन के रक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है ली सांगफू, इनके द्वारा भारत आया जा रहा है। तो ये चीन इसीलिए न्यूज़ में है, तो इसको भी जान लेते हैं। तो ये जो चीन है ये पूर्वी एशिया का एक देश है। और ये भारत के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला ये देश है। पहले तो चीन ही था, लेकिन अब का जो ये
गणना किया गया है उसमें भारत सबसे पहला स्थान है एज ए पॉपुलेशन वाइज देखा जाए, और चीन जो है ये दूसरे स्थान पे आ गया है। और चीन की राजधानी जो है ये बीजिंग में सिचुएटेड है, और यहाँ की राष्ट्र भाषाएं जो है ये मंदारिन और पुतोंग हुआ यहाँ की राष्ट्र भाषा है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ये शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि चीन से रिलेटेड है। और जो रक्षा मंत्री हैं ये हैं ली सांगफू, यहाँ के अभी प्रेजेंट के रक्षा मंत्री हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना, तो ये कहाँ पर स्थापित की गई है? ये केरल के बंदरगाह शहर कोच्चि के आसपास ये भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना ये शुरू किया गया है। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनका नाम नरेंद्र मोदी है उनके द्वारा ये हरी झंडी दिखाया गया है। और ये परियोजना जो है ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये निर्मित किया गया ये परियोजना है। और इसमें जो कुल लागत है ये 1137 करोड़ रुपये की ये लागत की ये परियोजना है। तो ये सभी चीज़ें याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं HSBC इंडिया के ब्रांड इन्फ्लुएंसर जो है ये विराट कोहली को चुना गया है। मतलब ये इस जो HSBC इंडिया है इसको ये प्रमोट करेंगे, इससे रिलेटेड चीज़ों को ये बताएंगे, और इसीलिए इनको ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है विराट कोहली जी को। और ये जो हांगकांग और संघाई बैंक कोऑपरेशन लिमिटेड मतलब इसी का शॉर्ट फॉर्म है HSBC, इसकी जो स्थापना है ये 1865 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय जो है ये लंदन ब्रिटेन में सिचुएटेड है। और यह थॉमस सदरलैंड द्वारा स्थापित किया गया एक मतलब बैंक है। तो इसे याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं दुनिया के सबसे अमीर शहर ये कौन कौन से बने हैं। फर्स्ट में कौन है, सेकंड में कौन है, थर्ड में कौन है, और हमारे देश का जो कोई शहर है जो कि कितने नंबर पे है, ये सभी चीज़ें को जान लेते हैं। तो इसमें जो 2023 की जो सूची जारी की गई है इसमें पहला स्थान जो है ये न्यूयॉर्क को दिया गया है। मतलब सबसे अमीर शहर जो है दुनिया में ये न्यूयॉर्क है इस डाटा के अनुसार। और दूसरा जो शहर है ये जापान का टोक्यो शहर है। और तीसरे स्थान पर सिलिकॉन वैली को ये रखा गया। और हमारे देश का जो मुंबई है जो कि 21वें स्थान पर है। तो ये बस याद रखें कि दुनिया के सबसे अमीर शहरों में हमारे देश का मुंबई कितने नंबर पे है, तो ये 21वें नंबर पे है। और भी बाकी दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद का भी इसमें उल्लेख किया गया है, लेकिन वो सब काफ़ी बॉटम में है। तो ये टॉप 100 में इसको याद रखें कि 21वें स्थान पे हमारे मुंबई है जो कि सबसे दुनिया का सबसे अमीर शहरों की लिस्ट में है। और यह जो सूची है ये लंदन के कंसल्टेंसी कंपनी हैंडले एंड पार्टनर्स के द्वारा ये तैयार किया गया ये एक सूची है, दैट मीन्स इंडेक्स है। तो इसे याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस जो है ये प्रत्येक साल 21 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और ये जो है पहली बार जो है ये 2002 को मनाया गया था, तब इसे वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई थी। और यह दिन जो है मानव जीवन के सभी पहलुओं में रचनात्मकता और नवाचार के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मतलब प्रमोट करता है। और इसीलिए इसको मनाया जाता है प्रत्येक साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस। तो इतनी चीज़ें याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर जो है ये ऋषभ पंत को ये बनाया गया है। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ये हैं ऋषभ पंत जिनको बनाया गया है। नेक्स्ट है विलियम शेक्सपियर जयंती जो है ये 23 अप्रैल को ये मनाया जाता है, विलियम शेक्सपियर की जयंती। और ये काफ़ी मतलब बहुत बड़े लेखक हैं जिनके द्वारा ये मैकबेथ और रोमियो एंड जूलियट और हैमलेट ये सभी इनके द्वारा लिखा गया है। और इनका जो जन्म है 23 अप्रैल 1564 में को जो इंग्लैंड के स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन में इनका जन्म हुआ था। तो ये सभी चीज़ें याद रखें कि इनका जन्म 1564 में हुआ था और इंग्लैंड में हुआ था इनका जन्म। और इसकी जो लिखे गए जो बुक्स हैं जो कि काफ़ी लोकप्रिय बुक हैं ये जिनका नाम है मैकबेथ, रोमियो और जूलियट। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि रोमियो और जूलियट किसके द्वारा लिखा गया बुक है, तो ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया बुक है। ये इंग्लिश के पोएट मतलब लेखक हैं। तो ये सभी चीज़ें याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं पृथ्वी दिवस ये प्रत्येक साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। और इस साल की जो थीम रखी गई है इसमें रखा गया इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ये इस साल की थीम रखी गई कि हम लोग की जो पृथ्वी है इसको बचाने के लिए इन्वेस्ट करें और एक अच्छा वातावरण ताकि जलवायु का परिवर्तन ना हो जल्दी। और इसकी जो स्थापना जो है ये सीनेटर
गैलार्ड नेल्सन के द्वारा ये किया गया था, जो कि पारिस्थितिकी को बढ़ावा देने के लिए 1970 के दशक में पृथ्वी दिवस की स्थापना ये की गई थी। तो ये नाम भी याद रखें और ये डेट भी याद रखें कि 1970 में इसकी स्थापना की गई थी और तब से ये 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, तो केन्या का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये लॉन्च किया गया, जिसका नाम है ताइफा 1। ये नाम याद रखें कि केन्या का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का नाम क्या है, इसका नाम है ताइफा 1। और इसको जो लॉन्च किया गया है ये स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4E के द्वारा वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सिचुएटेड है, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। और जो स्पेस एक्स के फाल्कन 9 फुल थ्रस्ट रॉकेट्स के साथ इसको लॉन्च किया गया है। तो ये सभी चीज़ें याद रखें कि ये कहाँ से लॉन्च किया गया है, ये USA से लॉन्च किया गया है, जो कि केन्या का सैटेलाइट है और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसका नाम है ताइफा 1। तो ये बस इतना चीज़ें याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल की ये खोज की गई है, जो कि मेक्सिको तट में ये खोजा गया है और इसकी जो गहराई है ये 900 फीट इसकी गहराई है, जो कि दूसरा सबसे गहरे ब्लू होल है। और ये ब्लू होल जो है मेक्सिको के तट से दूर चेतुमल खाड़ी में ये स्थित है। तो ये भी याद रखें, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल है ये कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये चेतुमल खाड़ी में सिचुएटेड है, जो कि मेक्सिको के तट पर है। और ये ब्लू होल को तामजा नाम दिया गया है। ये नाम भी याद रखें कि क्या नाम रखा गया है, तामजा, जिसका अर्थ जो होता है गहरा पानी, इसका अर्थ होता है। अब जान लेते हैं मेक्सिको के बारे में। तो यह दक्षिणी उत्तरी अमेरिका का देश है और ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बाद लैटिन अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा ये देश है, जिसका नाम है मेक्सिको। और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं ये है एंड्रेस मैनुअल लोपेज अब्राडोर ट्रेडिंग, यहाँ के अध्यक्ष हैं। और इसकी राजधानी जो है ये मेक्सिको सिटी है और यहाँ का आधिकारिक भाषा दैट मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यहाँ पर स्पेनिश बोली जाती है। तो इन सभी चीज़ों को याद रखें क्योंकि ये न्यूज़ में है। यहाँ पर दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल की खोज की गई है। अब नेक्स्ट जानते हैं, पहला भारतीय गांव ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये साइन बोर्ड ये लगाया गया है। ये घोषित नहीं किया गया, बस साइन बोर्ड लगाया गया है क्योंकि ये इसको जो हमारे देश के जो गांव हैं उनको कैसे विकास किया जाए, इसके तहत ये लगाया गया है कि हमारे देश का पहला गांव जो है ये माना, जिसका नाम है, इसको ये बताया जा रहा है। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये एक बोर्ड लगाया गया है और ये जो है ये विकास वाइब्रेंट विलेज योजना के बाद ये इसको लगाया गया है। तो ये बस याद रखें कि पहला भारतीय गांव किसे बताया जा रहा है, तो ये गांव माना को बताया जा रहा है। अब नेक्स्ट जानते हैं GI टैग। तो ये किसको दिया गया है GI टैग, जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो ये है माना मदुरै मिट्टी के बर्तनों को GI टैग ये दिया गया है, जो कि इस तरह हंडी के ये बर्तन हैं और ये माना मदुरै मिट्टी से बने हुए ये सभी बर्तन हैं, जो कि तमिलनाडु में ये शिवगंगई जिले का माना मदुरै मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए ये जाना जाता है। ये तमिलनाडु से रिलेटेड है, जो कि जिसको GI टैग दिया गया है। और ये ज़िला का नाम याद रखें कि कौन से ज़िले से रिलेटेड है, तो ये शिवगंगई ज़िले से रिलेटेड है, जिसको ये GI टैग हाल ही में दिया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं कॉप इंडिया 2023 अभ्यास। ये इसका जो 6ठा संस्करण है, ये भारतीय वायुसेना और USA के वायुसेना के बीच ये अभ्यास किया गया है, जिसका नाम है कॉप इंडिया 2023। अब इसमें आयोजित जो स्थल हैं ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, ये कलाईकुंडा, पानगढ़ और आगरा के वायुसेना स्टेशनों में इसका आयोजन किया गया है। और इस अभ्यास में जो है राफेल, तेजस, CU-30 MKI और C-130 ये सभी जो लड़ाकू विमान हैं इन सभी पार्टिसिपेट किए हैं इस अभ्यास में। तो बस ये याद रखें कि कॉप इंडिया जो है ये किन दो देशों के बीच किया गया है, तो ये भारतीय वायुसेना और USA की वायुसेना के बीच इसका ये जो आयोजन है ये किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं DRDO के बारे में, और ये न्यूज़ में क्यों है
क्योंकि DRDO के द्वारा और भारतीय नौसेना के द्वारा एक मिसाइल को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर। इसको सफलतापूर्वक ये परीक्षण किया गया है दोनों के द्वारा। तो इसीलिए DRDO ये न्यूज़ में है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं, जिसको रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ये बोला जाता है। दैट मीन्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है लॉन्ग फॉर्म में, और शॉर्ट फॉर्म में DRDO बोला जाता है। और इसकी स्थापना जो है ये 1958 में की गई थी, और इसका मुख्यालय जो है DRDO भवन नई दिल्ली में स्थित है, और यह जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मतलब रक्षा मंत्रालय इसकी फंडिंग करता है DRDO की, ये याद रखें। और अभी वर्तमान के अध्यक्ष जो हैं DRDO के ये हैं डॉक्टर समीर वी कामत, अभी प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं। और ये जो है मतलब हथियार वगैरह ये सभी बनाता है DRDO हमारे देश के लिए, तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, बिलबोर्ड की लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड ये दिया गया है। तो ये किसको दिया गया है? ये कोलंबिया की गायिका है जिसका नाम है शकीरा। इसको ये अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है बिलबोर्ड की लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये याद रखें। और जो शकीरा जो है ये दुनिया भर में 70 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड हासिल किए हैं, और 3 ग्रैमी पुरस्कार और 12 लैटिन ग्रैमी पुरस्कार इनके द्वारा ये जीता गया है। और इस अवार्ड की जो है, जो बिलबोर्ड की लैटिन वुमेन्स ऑफ द ईयर अवार्ड, इसकी जो पहली प्राप्तकर्ता है ये मैक्सिकन अमेरिकी गायिका है जिसका नाम है बेकी जी। इनको दिया गया था। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत जो है ये 2020 से की गई है, जो कि लैटिन संगीत के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें याद रखें। बिलबोर्ड की लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स की जो पुरस्कार हैं इनसे रिलेटेड। अब नेक्स्ट जानते हैं, विश्व मलेरिया दिवस ये प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस। और जो 2023 की जो थीम रखी गई है ये रखी गई है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट। ये 2023 की थीम रखी गई है, तो इसे याद रखें। और ये डेट याद रखें कि कब मनाया जाता है, ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी स्थापना जो है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 2007 में ये मलेरिया की रोकथाम के लिए ये किया गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं, Y20 प्री समिट ये कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये हमारे देश में लद्दाख में इसका आयोजन किया गया है। और ये जो आयोजन है G20 प्रेसिडेंसी के तहत ये किया गया है जिसका नाम है Y20 प्री समिट। तो ये बस याद रखें। और ये इसका जो आयोजन स्थल जो है ये लद्दाख में आयोजित किया गया है। और इसमें जो बैठक में जो है इसमें जलवायु परिवर्तन, शांति निर्माण और स्वास्थ्य सहित 5 Y20 विषयों पर इसका जो ध्यान है ये केंद्रित करेगा। मतलब इन सभी चीज़ों पे ये फोकस्ड रहेगा जो Y20 प्री समिट ये आयोजित किया गया है। तो ये बस याद रखें कि कहाँ पर ये लद्दाख में आयोजित किया गया है। और ये जो है ये G20 के तहत ये आयोजित किया जा रहा है। अब नेक्स्ट जानते हैं, इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 ये दिया गया। तो ये किनको दिया गया है? ये दिया गया है नीली बेंदापुड़ी जी को ये दिया गया है इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023। और ये जो है पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जो हैं, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं, मतलब भारत में जन्मी है और अमेरिका का नागरिक इनके द्वारा हासिल किया गया है, इसलिए इनको ये भारतीय अमेरिकी हैं। और इन्हीं को दिया गया है इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड। ये हैं नीली बेंदापुड़ी जिनका नाम है, तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, निधन हो गया है। तो ये किनका निधन हुआ है? ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका नाम है प्रकाश सिंह बादल, इनका निधन हो गया है। और इनका जन्म जो है ये 1927 में हुआ था, और ये 2023 में इनका निधन हो गया है। और ये जो हैं शिरोमणि अकाली दल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SAD बोला जाता है, इसके वरिष्ठ नेता थे। और ये जो हैं 1970 में पहली बार पंजाब के ये मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद जो 1977 से लेकर 1980 में, और 1997 से लेकर 2002 तक, 2007 से 2012 और 2012 से 2017 तक ये मुख्यमंत्री थे पंजाब के। तो ये काफ़ी एक चर्चित व्यक्ति थे जिनका निधन हो गया। तो ये याद रखें ये किस पार्टी के नेता थे? तो ये शिरोमणि अकाली दल के ये नेता थे। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेस्कॉम के अध्यक्ष ये चुने गए हैं, मतलब नियुक्त किए गए हैं। तो ये किनको नियुक्त किया गया है? जिनका नाम है अनंत महेश्वरी जी को नियुक्त किया गया है नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में। ये हैं अनंत महेश्वरी जी, तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं,
ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 ये जारी किया गया है, जिसमें जो है शीर्ष 100 यूनिकॉर्न में 6 भारतीय कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है, जो कि पूरे वर्ल्ड का जो यूनिकॉर्न इंडेक्स है इसमें हमारे देश के टोटल 6 कंपनियां ये शामिल हैं, जिसमें से हैं पेमेंट और बैंकिंग प्लेटफॉर्म रेज रप्पे, और दूसरा है एडटेक स्टार्टअप है बाइजू है, और है फूड टेक प्लेटफॉर्म स्विगी, और फैंटेसी गेमिंग कंपनी जिसका नाम है Dream11। इन सभी को शामिल किया गया है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में। तो ये याद रखें कि कौन कौन से कंपनी शामिल हुए हैं। ये है रेज रप्पे, और है बाइजू है, और स्विगी है, और Dream11, ये सभी कंपनियां हैं जिसको शामिल किया गया है। और भारत ने इस वर्ष 68 यूनिकॉर्न्स के साथ सूचकांक में तीसरे स्थान पर ये रहा है, जो हमारा देश है। तो ये भी याद रखें कि हमारा देश इंडिया ये यूनिकॉर्न सूचकांक में कितने नंबर पे है, तो ये तीसरे नंबर पे है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट जानते हैं, KBM स्पाइसेस की ब्रांड एम्बेसडर ये नियुक्त की गई है, जिनका नाम है परिणीति चोपड़ा, जो इंडियन एक्ट्रेस हैं। इसको चुना गया है KBM स्पाइसेस, जो कि मसालों की एक कंपनी है। इसका ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे परिणीति चोपड़ा जी को चुना गया है, जो कि जो KBM है ये है प्रमुख भारतीय मसालों और मसाला ब्रांड की एक कंपनी है। तो इसे याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ये रतन टाटा जी को ये दिया गया है, मतलब इनको सम्मानित किया गया है ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। और ये जो रतन टाटा है ये टाटा सन्स के ये चेयरमैन हैं। तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क ये मनाया गया। तो ये कब मनाया जाता है? ये 28 अप्रैल को ये मनाया जाता है, और ये प्रत्येक साल मनाया जाता है। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, मतलब जो लोग काम करने के लिए जाते हैं, जो लोग मजदूर होते हैं, उन लोगों की सेफ्टी के लिए ये अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। और इसका जो इस साल का जो थीम है ये रखा गया ए सेफ एंड हेल्थी वर्किंग इन्वायरमेंट, ये इस साल का ये थीम रखा गया। तो ये भी याद रखें। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मनाया जाता है, और ये मनाया जा रहा है 2003 से ये मनाया जा रहा है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। तो ये भी याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इनसे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, तो इससे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आज हम लोग पूरे डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को अच्छे से देखें, पूरा टकटकी लगा के देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये बोला गया है कि इंडिया में जो टोटल फॉरेस्ट एंड जो ट्री कवर हैं ये 24.62% ये बताया गया है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, जो कि द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री का जो जितना भी जोग्राफिकल एरिया है उसमें 24.62% पे ही ये फॉरेस्ट है हमारे देश में। तो ये याद रखें कि हमारे देश का जो जोग्राफिकल एरिया है उसमें कितना परसेंट पर जंगल है, तो ये है 24.62% है। और जो टोटल फॉरेस्ट कवर जो है ये है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल है, जो कि 21.71% एंड जो ट्री कवर है ये है 2.91% ये है। तो ये सभी चीज़ें भी याद रखें। अब जो चेंज क्या हुआ है, चेंज इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया या फिर ग्रीन वास एज कम्पेयर टू प्रीवियस असेसमेंट ऑफ 2019, मतलब 2019 के अनुसार अगर देखा जाए तो कितना चेंज आया है। तो फॉरेस्ट कवर विद इन द रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया हैं तो उसमें क्या चेंज आया है? तो इसमें चेंज आया है ए स्लाइट इंक्रीज ऑफ 31 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब इसमें इंक्रीज हुआ है। और ये कितना इंक्रीज हुआ है? ये 31 वर्ग किलोमीटर का इंक्रीज इसमें देखा गया है, जो कि विथ इन रिजर्व फॉरेस्ट, जैसे कि हो गया नेशनल पार्क वगैरह, ये सब जितने भी होते हैं ये रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट है फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है उसके आउटसाइड में क्या ये चेंज देखा गया है? तो इसमें है देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 1509 स्क्वायर किलोमीटर, इसमें भी इंक्रीज देखा गया है, जो कि 1509 स्क्वायर किलोमीटर का इसमें
इंक्रीज पाया गया कि इतना जंगल बढ़े हैं हमारे देश में। जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया होते हैं उसके बाहर में जो जंगल बढ़े हैं, तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं स्टेट विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया कवर वाइज, मतलब जो स्टेट है जिसमें मतलब सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है उसके बाद किसका स्थान है, ये सभी ये इस रिपोर्ट के अनुसार इसमें बताया गया है कि जो मध्य प्रदेश है इसमें सबसे ज़्यादा जंगल इसमें पाए जाते हैं, और अरुणाचल प्रदेश उसका बाद आता है, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसे याद रखें कि सबसे पहला जो है मध्य प्रदेश है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र। और स्टेट विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट एंड इन परसेंटेज वाइज, अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो किसका सबसे ज़्यादा है, तो ये इसमें मिजोरम का सबसे ज़्यादा है, जो कि 84.53% जो है वहाँ का जो टोटल लैंड एरिया है उसमें 84.53% ये फॉरेस्ट वहाँ पर पाए जाते हैं मिजोरम में। सेकंड में है अरुणाचल प्रदेश जो कि 79.33% यहाँ पर जंगल पाए जाते हैं। मेघालय में 76%, मणिपुर में 74 से लेके 75, ये होगा, ये गलती है, मतलब 74.34% मणिपुर में पाया जाता है, और नागालैंड में जो है ये 73.90%। तो ये भी याद रखें कि अगर परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, मेघालय में, मणिपुर में, उसके बाद नागालैंड में। और अगर जंगल के अनुसार देखा जाए मतलब सबसे ज़्यादा जंगल तो ये मध्य प्रदेश में है। जैसे कि इसमें होता क्या है कि जितना उस स्टेट का एरिया, टोटल एरिया जो है उसके अनुसार इसमें काउंट किया जाता है। तो अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा, और अगर एरिया वाइज मतलब फॉरेस्ट वाइज देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल ये पाए जाते हैं। तो ये भी याद रखें, ये कन्फ्यूजन में ना रहें। अब नेक्स्ट जानते हैं टॉप 5 स्टेट इन टर्म ऑफ इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, मतलब जो टॉप 5 स्टेट हैं जहाँ पर फॉरेस्ट का जो एरिया है वो बढ़ा है। तो ये है आंध्र प्रदेश में बढ़ा है जो कि 647 स्क्वायर किलोमीटर ये बढ़ा है, तेलंगाना में 632 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, उड़ीसा में 537 स्क्वायर किलोमीटर, कर्नाटक में 155 स्क्वायर किलोमीटर, और झारखंड में 110 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट जो कवर है वो बढ़ा है। ये 2019 के कंपेयर में ये बता रहा है 2021 का रिपोर्ट, तो ये भी याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं जो टॉप 5 स्टेट हैं जहाँ पर जो फॉरेस्ट का कवर जो है वो डिक्रीज हुआ है, दैट मीन्स कम हुआ है। तो ये कौन कौन से स्टेट हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट का जो कवर है वो डिक्रीज हुआ, मतलब कम हुआ है। तो ये तो है 257 स्क्वायर किलोमीटर, और उसके बाद मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। तो ये सभी भी याद रखें कि टॉप 5 स्टेट ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो CDS वगैरह एग्ज़ाम है, SSC, रेलवे वगैरह जितने भी टीचिंग नॉन टीचिंग एग्ज़ाम हैं उन सभी में क्वेश्चन ये बन सकते हैं, तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं इसमें जो फॉरेस्ट को जो डिफ़ाइन किया गया है, मतलब कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं वो ये डिफ़ाइन किया है, तो वो डिफिनेशन को भी जान लेते हैं। इसमें जो पहला है जो वेरी डेंस फॉरेस्ट, मतलब जो कि जिसको सबसे घना जंगल बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इसमें क्राइटेरिया है ऑल लैंड्स विथ ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ 70% एंड अबव। यहाँ पर जो फॉरेस्ट जो होना चाहिए वो 70% से अधिक होना चाहिए, और ये कैनोपी डेंसिटी जो मतलब छायादार जो होता है पत्तों के साथ, ये जिसको बोल सकते हैं, तो जिसको हम लोग वेरी डेंस फॉरेस्ट बोल देंगे, जहाँ पर 70% से अधिक जंगल पाए जाएंगे। और जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो होते हैं यहाँ पर कैनोपी डेंसिटी ऑफ 40% एंड मोर बट लेस देन 70%, मतलब यहाँ पर 70% से कम और 40% से ज़्यादा जहाँ पर जंगल पाए जाते हैं उसको मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। और जो ओपन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर 10% से ज़्यादा और 40% से कम जो फॉरेस्ट एरिया जो होता है उसको ओपन फॉरेस्ट कहते हैं। और जो स्कर्ब जो होते हैं इसको ये डिफाइन किया गया है कि फॉरेस्ट लैंड विथ कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10%, जहाँ पर 10% से कम कैनोपी डेंसिटी पाया जाता है उस जंगल को क्या बोलेंगे, स्क्रब बोलेंगे। और जो नॉन फॉरेस्ट जिसको बोलेंगे लैंड नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द एबव क्लासेस, जो ये सभी क्लासेस में एबव मतलब इंक्लूड नहीं किए गए हैं उन सभी फॉरेस्ट को क्या बोलेंगे, नॉन फॉरेस्ट, मतलब जंगल उसको नहीं बोला जाएगा। तो ये हैं डिफरेंट टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं उसकी डेफिनेशन, तो ये इसको भी याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जंगल से रिलेटेड क्या क्या हमारे देश के संविधान में मेंशन किया हुआ है, ये सभी चीज़ों को भी जानना काफ़ी आवश्यक है, तो इसे भी जान लें। जो फॉरेस्ट जो है इसको रखा गया हमारे संविधान में कंकरेंट लिस्ट में ऑफ द 7th शेड्यूल, जो 7वां अनुसूची है उसमें कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है फॉरेस्ट को, जो कि हमारा संविधान में इसको मेंशन किया गया है। और ये जो कंकरेंट लिस्ट में ये डाला गया है, ये 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976 में संविधान को संशोधित करके ये पहले स्टेट लिस्ट का पार्ट था, मतलब राज्य सूची के अंतर्गत आता है था, उसको कंकरेंट लिस्ट में, दैट मीन्स समवर्ती सूची में ये डाला गया है। ये याद रखें कि ये कितनावां नंबर का संशोधन था, तो ये 42वां संशोधन था, जो कि 1976 में ये संशोधित करके ये डाला गया, स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ये डाला गया है। अब इसमें जो आर्टिकल्स हैं जो कि रिलेटेड हैं फॉरेस्ट से, उसे भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल 51A(g) जो है ये, इट शैल बी द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब प्रत्येक नागरिक का ये ड्यूटी होना चाहिए कि वो प्रोटेक्ट करेगा जंगलों को, और वहाँ के जंगल के जो जानवर हैं उन सभी को भी ये प्रोटेक्ट करेंगे। जो इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं उन सभी, ये फंडामेंटल ड्यूटी, दैट मीन्स मौलिक कर्तव्य, ऐसा हमारे संविधान में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 48 सबक्लोज ए। इसमें बोला गया है मैंडेट दैट द स्टेट शैल इंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। इसमें स्टेट को इंडेवर किया गया, मतलब ये बताया गया है कि वो फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखेंगे और वहाँ के जो जानवर हैं उन सभी को भी वो सुरक्षा प्रदान करेंगे, जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं हमारे देश के वो। नेक्स्ट दिया गया है आर्टिकल 21 में, दैट मीन्स ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आएगा। जो फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक ये मेंशन किया गया है, जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं। इसमें आर्टिकल नंबर 21 में क्या बताया गया है, राइट टू क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, ये बताया गया है, जो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड है। अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट कैसे रहेगा, ये मेंशन किया गया आर्टिकल नंबर 21 में, जो कि ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और ये अमेंडमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। काफ़ी जो पहले जो फॉरेस्ट था वो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता, मतलब राज्य सूची के अंतर्गत आता था, उसको बाद में अमेंड करके, दैट मीन्स संविधान को संशोधित करके कंकरेंट लिस्ट में, और जो कंकरेंट लिस्ट में जो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें स्टेट का भी पावर होता है उसमें कानून बनाने का, और सेंटर का भी पावर होता है। तो अगर जो मान लीजिए सेंटर भी कानून बना रहा है, स्टेट भी कानून बना रहा है, तो जो सेंटर का जो कानून होगा उसको सबसे पहले मान्यता दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू स्टेट का जो कानून है। तो ये भी याद रखें कि कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है। और स्टेट, इसमें टोटल 3 लिस्ट होते हैं। एक होता है स्टेट लिस्ट, जिसमें देख रेख करना और कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो राज्यों का होता है, मतलब स्टेट को होता है। और जो एक यूनियन लिस्ट होता है जिसमें कानून बनाने का अधिकार वो यूनियन गवर्नमेंट का होता है, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और जो कंकरेंट लिस्ट होता है इसमें दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय संविधान से रिलेटेड हैं, इसको भी याद रखें। तो ये था दोस्तों पूरे वीक का करंट अफेयर और एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस किया। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल से मिलती रहे। और मैं पूरे वीक का जो जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को सप्ताह में एक वीडियो में कंपाइल करके मैं अपलोड कर देता हूं, तो इसको ज़रूर देखें, पूरा देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और जितने भी करंट अफेयर्स का एक नॉलेज है वो प्राप्त कर पाएँ। ताकि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें तो करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5-10, जिसका जो इतना वेटेज रहता है जिस एग्ज़ाम का उसके अनुसार। तो अगर शुरू से अगर आप करंट अफेयर्स नहीं देखते हैं तो उसमें आपको काफ़ी लॉस होने की चांसेस है। तो बने रहें, देखते रहें। थैंक यू दोस्तों।